वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और इंडियन पॉलिटी का ये हमारा 7वां लेक्चर है। इसमें हम लोग मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहाँ से हमारे मूल अधिकार प्रेरित हैं, कौन से भाग में है संविधान में, क्या अनुच्छेद है, देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे संविधान के भाग 3 में इनको रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। इसके अलावा कहाँ से प्रेरित हैं ये? अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। और हमारा जो भाग 3 है संविधान का, इसको भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। और जो पहले मैग्ना कार्टा जारी हुआ था 1215 में इंग्लैंड में, तो ये एक कानूनी परिपत्र था जिसमें राजा के द्वारा लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे और उन्होंने खुद को कानून के अंतर्गत रखने की बात की थी। तो इसलिए भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया। इसके अलावा जो मूल अधिकार हैं, जो उनका विस्तृत विवरण है, जितना हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी और देश में नहीं मिलता है। संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें सभी को समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। इसमें मूल अधिकारों से तात्पर्य क्या है ये देखते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, अर्थात ये लोगों के जो नागरिक हैं उनकी आज़ादी की सुरक्षा करते हैं और कानून का शासन बनाए रखने की बात करते हैं। तो उद्देश्य क्या हो गया? कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। अब मूल अधिकारों को ये नाम दिया किस लिए गया? तो सबसे पहली बात, इन्हें संविधान के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है और क्या, ये देखते हैं। जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, और ये मूल किस लिए है? क्योंकि ये व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। उनका बौद्धिक विकास, उनका भौतिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इस सभी तरीके के विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए ये मूल है। इसके अलावा मूल रूप से संविधान ने कितने अधिकार हमें प्रदान किए थे? तो मूल रूप से 7 संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। पहला समता का अधिकार 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध, और 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता, 29-30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार थे। 31वें में संपत्ति का अधिकार था जिसको निरसित कर दिया गया बाद में। और 7वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। तो इस समय जो अधिकार बचे हुए हैं वो कितने बचे हैं? 6 बचे हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब इसको आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और ये कहाँ पे है? भाग 12 में है। इसके अलावा एक कौन सा संशोधन अधिनियम था ये भी याद रखना है कि संविधान के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, और ये कब आया था? 1978 में, मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। मैंने बताया कि भाग 12 में इसको 300A में रखा गया। तो इस समय फिलहाल कितने अधिकार हो गए? 6 मूल अधिकार हैं। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं की। तो सबसे पहले इनमें से जो कुछ अधिकार हैं वो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ जो हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक विदेशी लोग हों या कानूनी व्यक्ति हों। कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद हो गया, कंपनियां हो गई, ये कानूनी व्यक्ति हो गए। तो देखते हैं कौन किसको प्राप्त हैं। और इसके अलावा और क्या है इसमें? एक तो ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं, और राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यानी राज्य उसमें जो उचित प्रतिबंध है उनको लगा सकता है। असीमित नहीं है, कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है कि दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है लेकिन तुम्हें अपनी खुद की स्वतंत्रता चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
ऐसा प्रतिबंध लगाया जाएगा जिससे सामाजिक नियंत्रण और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों संतुलित बनी रहे। इसके अलावा कुछ मामलों को छोड़कर जिनमें इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं कि राज्य ज़बरदस्ती व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके, बल्कि कानून के अनुसार ही कार्य करे, और इनका उल्लंघन अगर वो करता है तो संवैधानिक उपाय भी दिए गए हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले भी हैं, जैसे जो राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं, व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रावधान करना, तो ये नकारात्मक होंगे क्योंकि राज्य के प्राधिकार को सीमित कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी एक और विशेषता है कि ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित है अर्थात इनके उल्लंघन पर व्यक्ति अदालत जा सकता है। इसके अलावा एक और विशेषता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा इनको गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्ति अगर कोई इससे पीड़ित होता है तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि वो उच्चतम न्यायालय ही जाए, वो उच्च न्यायालय भी इनके खिलाफ जा सकता है। और एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के बजाय व्यक्ति को उच्च न्यायालय जाना चाहिए। इसके अलावा एक और विशेषता है कि ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन के माध्यम से, ना कि किसी भी साधारण विधि के द्वारा। इसके अलावा संविधान के मूल ढांचे में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में ये कमी या कटौती कर सकती है। एक और विशेषता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो आर्टिकल 20 और 21, जो आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संबंधित है और 21 में जीवन संबंधी अधिकार है, तो इन अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 19 में 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन इसे सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट एक और विशेषता है, अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि का जब अधिग्रहण करना हो तो उन कानूनों की रक्षा करता है और इनके क्रियान्वयन की सीमाएं निर्धारित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 31 खा है, इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण नवी सूची में शामिल किया गया है। नवी सूची में शामिल किया गया था ताकि उनका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। आप साधारण रूप से कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अगर उसको 31 खा के तहत नवी अनुसूची में डाला गया है तो। इसके अलावा 31 गा था, जो कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों को संरक्षण प्रदान करता है, तो ये 31 गा है और 31 खा में नवी अनुसूची आ जाती है। एक और विशेषता कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल तथा गुप्तचर संस्थाएं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है आर्टिकल 33 के तहत। ऐसे इलाकों में इनका क्रियान्वयन भी रोका जा सकता है जहां कहीं पे मार्शल लॉ वगैरह लागू होता है, जिसे फौजी कानून कह रहे हैं। फौजी कानून का मतलब है सैन्य शासन। ये असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है और ये राष्ट्रीय आपातकाल से अलग स्थिति है। इसके अलावा इनमें से जो ज़्यादातर अधिकार हैं वो स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जा सकता है। और ऐसा कानून कौन बना सकता है और ऐसे कानून किस लिए? देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जा सकता है, राज्य विधानमंडलों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है आर्टिकल 35 के अनुसार। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब आइए देखते हैं राज्य की परिभाषा के बारे में कि राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है। कई जगहों पर मूल अधिकारों के संबंध में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत इसको परिभाषित भी किया गया है।
तो राज्य में क्या क्या शामिल है इसको देखते हैं। कार्यकारी और विधायी अंग अर्थात संघीय सरकार, भारत की संसद, दोनों इसमें शामिल होंगे। राज्य की परिभाषा में दोनों आएंगे। इसके अलावा राज्य के विधानमंडल, राज्य सरकारें, ये भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार, न्यास, ये सभी राज्य की परिभाषा के तहत आएंगे। इसके अलावा दूसरे निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सभी भी राज्य की परिभाषा के तहत आएंगे। तो राज्य की परिभाषा को काफ़ी विस्तृत बनाया गया है इसमें। तो जो राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं, इनके कार्यों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वो भी आर्टिकल 12 के तहत राज्य के अर्थ में सम्मिलित मानी जाएगी। तो ये तो राज्य की बात हुई कि उसके आर्टिकल 12 में क्या क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 13 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि जो विधियां मूल अधिकारों से असंगत होंगी या उनका अल्पीकरण कर रही होंगी, तो जिस सीमा तक वो अल्पीकरण करेंगी उस सीमा तक उनको शून्य माना जाएगा, उनको वो उतनी अप्लाई नहीं होंगी। और जो पार्ट उनका, अगर 2 पार्ट हैं किसी विधि के और कोई एक पार्ट उसका मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो पार्ट उसका शून्य हो जाएगा। और दूसरा पार्ट अगर उसका नहीं कर रहा है तो वो विधि बनी रहेगी, उतनी विधि बनी रहेगी। तो ये कह रहा है आर्टिकल 13। इसके अलावा इसमें न्यायिक समीक्षा की बात भी की गई है कि ऐसी कोई विधि होगी वो न्यायिक समीक्षा के योग्य होगी। और यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को किसके तहत? आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स को 226 के तहत प्राप्त है। तो अगर किसी का मूल अधिकारों का हनन होता है तो 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 13 की और बात करते हैं। विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर और व्यापक रूप दिया गया। उसमें क्या क्या है, कौन सी विधियां आती हैं जो मूल अधिकारों से असंगत हो सकती हैं? तो स्थायी विधियां हो सकती हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाती हैं। अस्थायी विधियां हो सकती हैं, कोई अध्यादेश वगैरह जारी किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा। इसके अलावा कार्यपालिका के द्वारा भी कुछ विधियां बनाई जा सकती हैं, वो भी विधि की परिभाषा के तहत आएंगी। अगर वो हनन कर रही तो उनके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें कार्यपालिका में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कुछ भी हो सकता है इस तरीके की चीज़ें। और विधि के गैर विधायी स्रोत की बात करें तो विधि का बल रखने वाली समाज की कोई रूढ़ी या प्रथा हो सकती है जो मूल अधिकारों का हनन कर रही हो व्यक्ति के। तो ऐसी प्रथा के खिलाफ भी, भले ही वो गैर विधायी स्रोत है, लेकिन अगर रूढ़ी प्रथा किसी के मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो उस रूढ़ी या प्रथा के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो विधि में रूढ़ी या प्रथा भी शामिल है और इसमें क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है और अवैध घोषित किया जा सकता है। आगे तो अनुच्छेद 13 क्या घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये बात घोषित करता है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। किस आधार पर? यदि मूल ढांचे को प्रभावित कर रही है तो ये था हमारा आर्टिकल 13। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14 पे आते हैं, जिसमें समानता का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में
किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पे आर्टिकल 14 इसमें साफ साफ लिखा है, किसी व्यक्ति को, अर्थात नागरिक हो या व्यक्ति या विदेशी, सभी को ये प्राप्त है विधि के समक्ष समता। तो व्यक्ति शब्द में और क्या क्या आता है इसकी भी बात कर लेते हैं। कोई विधिक व्यक्ति हो सकता है, जैसे मैंने परिषद, कंपनियां, निगम इत्यादि की बात की थी, अर्थात लिखा भी आगे सांविधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां, ये सभी व्यक्ति शब्द में शामिल रहेंगी। तो विधि के समक्ष जो समता का विचार है ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश मूल से लिया गया है। इसके पहले जब संविधान के स्रोत पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग इस बात की थी कि विधि की कहाँ से लिया गया है, तो ये विधि के समक्ष समता ब्रिटिश मूल का विचार है। जबकि विधियों के जो समान संरक्षण की बात की गई है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता की बात देखते हैं, क्या है इसमें, क्या शामिल है इसमें? किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी, किसी को विशिष्ट विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। सभी के साथ न्यायालय क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा। कोई भी विधि के ऊपर नहीं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ऊंचा नीचा, इस तरीके से ये विधि के समता की बात है। इसके अलावा जो दूसरा संदर्भ है उसमें जो विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है, तो इसमें निहित है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात एक व्यक्ति है, उसका पद है, दायित्व है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, कुछ विशेष उनको छूट प्रदान की जाती है, तो किस लिए? उनके पद और दायित्व के कारण। तो उनके साथ और सामान्य लोगों के साथ हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि समान परिस्थितियों में व्यवहार समता की बात की जा रही है। पद और दायित्व के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। इसके अलावा समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है, बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये बात विधियों के समान संरक्षण में कही गई है। तो पहला जो हमारा संदर्भ था वो नकारात्मक था और दूसरा ये संदर्भ सकारात्मक है। इसके बाद में हम लोग विधि के शासन की बात करते हैं। क्या है ये? जो विधि के समक्ष समता के विचार से ही संबंधित है। तो विधि के समक्ष जो समता का विचार है वो विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इसके संदर्भ में कुछ एवी डाइसी ने अवधारणाएं प्रस्तुत की। वो क्या है? विधि के शासन का मतलब ये हुआ कि इच्छाधीन व्यक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है, यानी कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब नहीं है, कानून के ऊपर, अमीर या गरीब है वो कानून के ऊपर नहीं है। यह है विधि के समक्ष समता। तीसरी बात कही गई इसमें कि व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान जो है वो व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। तो पहले और दूसरे कारक भारतीय परिस्थिति में लागू होते हैं, लेकिन तीसरे के बारे में कहा गया कि भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्ति के अधिकार का स्रोत है। ये भी सही बात है। अब हम कुछ समता के अपवाद देखते हैं कि समता के अपवाद क्या हैं। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं आर्टिकल 63(1) के अंतर्गत। क्या है वो? राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। उन्होंने अपने पद और दायित्व के अनुसार कार्य वहाँ पे किया है, इसलिए उनको कुछ विशेष छूट दी गई। दूसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। इसके अलावा
राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। ये कुछ छूट मिली हुई है, ये अपवाद हैं, साधारणतः ऐसा नहीं है, अपवाद की बात है ये। इसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय में दीवानी का मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है, और अगर ऐसा मुकदमा चलाया भी जाता है तो उसके लिए 2 माह का समय होगा, पहले 2 माह पूर्व सूचना दी जाएगी, तभी ऐसा किया जा सकता है। दूसरा है, कोई भी व्यक्ति संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित प्रकाशन करता है तो उस पर दीवानी या फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, आर्टिकल 63A के तहत। ये भी अपवाद की बात है। और कौन सा अपवाद है जिसमें कुछ छूट या शक्तियां दी गई हैं? संसद में अगर कोई सदस्य कोई अपना मत रखता है, विचार रखता है, तो न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वाक अभिव्यक्ति की सांसदों को जो छूट मिली है आर्टिकल 105 के तहत, उसके अनुसार ये उनको विशेष शक्ति दी गई है। तो ये भी एक अपवाद की बात हो गई कि समता के कौन से अपवाद हैं। वो पद और दायित्व है, वहाँ पे उनका वो कर्तव्य है, इसलिए ये कुछ अपवाद हैं जिनमें छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल में भी किसी सदस्य द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई न्यायालय में नहीं होगी, आर्टिकल 194। 5वां अपवाद है अनुच्छेद 31G और अनुच्छेद 14। इनके अपवाद कैसे हैं कि अगर कोई राज्य विधानमंडल नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई नियम बनाता है तो अनुच्छेद 39 की उपधारा घ और उपधारा ग इनका समावेश है उसमें। इन दोनों में क्या है कि संसाधनों का उचित वितरण किया जाए, और गा में आगे बात कही गई कि उनका संकेंद्रण ना होने पाए। तो 39 खा और गा किससे संबंधित हैं? संसाधनों के उचित वितरण और संसाधनों के विकेंद्रीकरण के लिए, उनको केंद्रीकरण ना होने पाए संसाधनों का। इसके लिए अगर कोई नियम बनाया जाता है तो फिर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन हो रहा है, समता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है कि जहां अनुच्छेद 31 का आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। इसके अलावा कुछ विदेशी शासक हैं, राजदूत हैं, कूटनीतिक व्यक्ति है कोई, इन्हें दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त होती है, उनके ऊपर भी न्यायालय में केस नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, किस तरीके से कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो ये बात अनुच्छेद 15 में दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 2 कठोर शब्द कौन से हैं? एक विभेद है और दूसरा केवल, अर्थात धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, लेकिन केवल लगा हुआ है, अर्थात अन्य आधारों पर विभेद कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 की जो दूसरी व्यवस्था है उसमें कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर सार्वजनिक स्थलों जैसे मनोरंजन के स्थान हो गए, सार्वजनिक दुकानें हो गई, इसके अलावा पूर्णतः या राज्य के द्वारा अंशतः पोषित तालाब, स्नान घाट वगैरह इस शर्त के अधीन नहीं होंगे। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी राज्य और व्यक्ति दोनों ही
इस आधार पर किसी को नहीं रोक सकते हैं। किस आधार पर प्रवेश से? कि वो किसी का धर्म दूसरा है, जाति दूसरी है, तो वो इस स्थल में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये दोनों के विरुद्ध है, राज्य और व्यक्ति। जबकि पहले प्रावधान की बात की थी 15(1) में, वो केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध था। इसके अलावा विभेद से प्रतिषेध के 3 अपवाद भी हैं। अब वो अपवाद क्या हैं? एक जगह तो 15(1) में राज्य ने कहा कि वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा, लेकिन उसके अपवाद कौन से हैं जो 15(3) में दिए गए हैं, उनको देखते हैं। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सके। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण हो सकता है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। इसके बाद 15(4) में भी क्या अपवाद है कि राज्य को इस बात की अनुमति है कि वो पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सके, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होते हैं। इसके लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण किया जा सकता है, शैक्षणिक शुल्क में कुछ छूट दी जा सकती है। तीसरा अपवाद क्या है? समता का। 15(5) ये कहता है राज्य को क्या अधिकार है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है, और ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। और ये किस में आता है? इसको 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा शामिल किया गया, और इसके क्रियान्वयन के लिए एक और अधिनियम बनाया गया, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006। इसके अंतर्गत क्या किया गया? जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गईं। इसके बाद न्यायालय ने केंद्र सरकार को जो ये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात लेके आए थे, इनकी वैधता को बनाए रखा, लेकिन इसके बाद उसने क्रीमी लेयर के सिद्धांत का आदेश दिया कि इसका पालन किया जाए। तो अब देखते हैं कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किसके लिए है। तो ये पिछड़े वर्ग से संबंधित है, केवल पिछड़े वर्ग की बात है इसमें, कि जो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्या है क्रीमी लेयर की परिभाषा, इसके बारे में बात करते हैं। क्या इसमें शामिल है, कौन कौन लोग आते हैं? संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति हो गए, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो गए, ये सभी आ जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप ए और बी के जो अधिकारी हैं, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के हों, वो भी इसमें आएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंक, बीमा कंपनियां, विश्वविद्यालय आदि के जो इनके समकक्ष ए और बी क्लास के अधिकारी हैं उन पे लागू। साथ ही ये नियम निजी कंपनियों के इस लेवल के कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। वहीं सेना में जो कर्नल हैं या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी हैं, और वही चीज़ नौसेना और वायुसेना के लिए भी लागू होगी, अर्धसैनिक बलों में भी लागू होगी कि समान रैंक के जो अधिकारी होंगे, अर्थात कर्नल रैंक के या इससे ऊपर के, तो उनको भी, वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे और आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। इसके साथ ही डॉक्टर और वकील, इंजीनियर, लेखक, सलाहकार, इस प्रकार के पेशेवरों को भी इसमें शामिल किया गया है। व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में लगे व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया। साथ ही शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास में भवन है और एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि रखी गई है, इनको शामिल किया गया। उस समय जिन लोगों की आय 4.5 लाख से अधिक थी सालाना, उनको शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है कि 8 लाख के ऊपर के जो लोग होंगे वो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे। 8 लाख तक के लोग क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, उनको छूट प्रदान की गई है। तो 8 लाख तक नॉन क्रीमी लेयर हो गए।
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग। इसमें कहा गया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो आर्टिकल 16 अवसर की समता की बात कर रहा है सरकारी नौकरियों इत्यादि के लिए। अब इसके बाद में इसमें भी अपवाद हम देखते हैं। अभी समता के अपवाद देख रहे थे, इसके बाद हम लोगों ने धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा राज्य, उसके कुछ अपवाद देखे। अब इसके बाद में लोक नियोजन में भी कुछ अपवाद हैं, और वो अपवाद क्या हैं? संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि मैंने पहले बात की थी, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें निवास की शर्त आरोपित की गई है। हालांकि ये इस समय आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इसमें क्या अपवाद है? नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका राज्य में प्रतिनिधित्व बराबर ना हो। तो प्रतिनिधित्व बराबर करने के लिए, सभी को समान धारा में लाने के लिए जो पिछड़े हैं, इसके लिए ऐसा कर सकता है। इसके अलावा विधि के तहत किसी संस्था या कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर भी व्यवस्था की जा सकती है। तो ये अवसर की जो समता की बात की गई थी उसके अपवाद हैं। इसके बाद आरक्षण की चूंकि बात हो रही है यहाँ पे, तो इससे संबंधित मंडल आयोग था, उसकी बात कर लेते हैं कि ये जो अपवाद हैं मंडल आयोग इसीलिए बनाया गया। मंडल आयोग और उसके परिणाम की बात करते हैं। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, जो संसद के सदस्य थे बीपी मंडल, उनकी अध्यक्षता में किया था, और अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की जांच करने और उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी हुई थी, जिसने बताया कि कुछ जातियों की पहचान की वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं। करीब 3743 जातियों की उसमें बात की गई थी और जनसंख्या का 52% हिस्सा बताया गया था। तो आयोग ने जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। किसने? मंडल आयोग ने। इसकी सिफारिश के बाद 1990 में वीपी सिंह सरकार ने 27% आरक्षण की घोषणा की। इसके बाद 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 10% अतिरिक्त आरक्षण की बात की, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे उनके लिए। लेकिन पहले वाले को जो 27% आरक्षण था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया था, लेकिन ये 10% जो आरक्षण दिया गया था इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, अस्वीकार कर दिया इस आरक्षण की व्यवस्था को, और 27% जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको बनाए रखा था। इसके अलावा उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए, प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, और आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। मंडल केस में ही और बातें सामने आई कि आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैकलॉग भर्ती में भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये भी बात कही गई है इसमें। अब उच्चतम न्यायालय की इस व्यवस्था के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए उसकी बात करते हैं। सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया। तो ये याद रखना है, रामनंदन समिति पूछी जा चुकी है कि ये किससे संबंधित थी?
तो क्रीमी लेयर की पहचान से संबंधित थी। 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम 1995 में इसको पास कराया गया और अनुच्छेद 16 में इसने एक नई व्यवस्था जोड़ी। क्या? राज्यों को एक शक्ति प्रदान की गई 16(5) के तहत कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दे सकता है। इसके अलावा 2001 का जो 85वां संशोधन अधिनियम था, अनुसूचित जाति और जनजाति सरकारी सेवकों हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है और इसे जून 1955 से प्रभावी किया गया। वहीं जो बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय था उसको 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द कर दिया गया और अनुच्छेद 16 में एक व्यवस्था को जोड़ा। इससे राज्य ने रिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। इसमें बैकलॉग जो भर्तियां थीं वो रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा जो तमिलनाडु है, यहाँ पर 69% जो आरक्षण है उसको 50% के स्थान पर स्थापित किया गया है। तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसने 50% की सीमा को क्रॉस किया और 69 कर दिया इसको। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 17 है और ये अस्पष्टता से संबंधित है। इसमें अस्पष्टता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है और ऐसे आचरण को निषिद्ध किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें अस्पष्टता से संबंधित और भी बातें। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और इसको नाम दिया गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया। अस्पृश्यता शब्द की बात करते हैं कि इसको कहाँ परिभाषित किया गया है, तो संविधान में और अधिनियम दोनों में ही इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा जो जन सुरक्षा अधिनियम है 1955, इसके अंतर्गत जो छुआछूत है इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आर्टिकल 17 के अतिरिक्त इसमें 6 माह का कारावास हो सकता है और इसके तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी करार दिया जाता है तो उसे संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह अधिनियम और भी किन चीज़ों को अपराध मानता है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से इनकार करना, ये भी दंडनीय है। अस्पृश्यता के आधार पर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेइज्जती करना। वहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, ये भी दंडनीय है। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ये इस अधिनियम में कवर किए गए हैं जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 में। उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। तो ये था हमारा अस्पृश्यता से संबंधित आर्टिकल 17 और उससे संबंधित
जो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 था, इसकी बात की हमने। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 18 की, जिसमें उपाधियों का अंत की बात की गई है। इसमें 4 प्रावधान किए गए हैं। क्या है? राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तीसरा है, विदेशी या राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करने हेतु किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चौथा है, कोई अगर राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में भेंट स्वीकार नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति इस बात की सहमति ना दे दें। तो इन प्रावधानों में क्या स्पष्ट किया गया है कि जो औपनिवेशिक राज्य के समय वंशानुगत पद, राजा, महाराजा, राय बहादुर इत्यादि ऐसी उपाधियां दी जाती थीं, वो सब प्रतिबंधित की गई, क्योंकि ये जो समानता का अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिया गया है, इसके विरुद्ध है। इसके अलावा 1996 में उच्चतम न्यायालय ने कुछ उपलब्धियों को उचित ठहराया। वो थी पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री। इन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है, इसलिए 18 में वर्णित प्रावधानों का ये उल्लंघन नहीं करते और समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल भी नहीं है। हालांकि ये व्यवस्था की गई कि जो लोग ये पुरस्कार प्राप्त करते हैं वो इनका इस्तेमाल अपने नाम के पहले या बाद में नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें इसको त्यागना पड़ेगा, अपने पुरस्कार को। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 19 की बात करते हैं, जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और इसमें 6 अधिकारों की बात की गई है, 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। उनकी बात करते हैं। कौन से हैं? सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन के अधिकार की बात की गई है। संगम या संघ बनाने के अधिकार की बात की गई है। चौथे में राज्य के क्षेत्र में आबाद संचरण की बात की गई है। 5वें में कहीं भी निवास करने का अधिकार दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में। और नेक्स्ट में व्यापार करने, कारोबार करने की हमें छूट दी गई है। हालांकि एक और आर्टिकल इसमें था, एक और अधिकार था F करके, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको इसमें से हटा दिया गया। ये 7 से 6 बचे हुए हैं। और इसको किससे हटाया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो जो ये 6 अधिकार हमें आर्टिकल 19 के तहत प्रदान किए गए हैं, इनकी रक्षा राज्य के मामले और निजी मामले दोनों में है। ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए हैं, ना कि विदेशी या कानूनी लोगों के लिए, जैसे कंपनियां या परिषदें। इसके अलावा राज्य इनमें उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है। जो ये 6 अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। तो आइए सबसे पहला अधिकार हम लोग देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 में मुझे प्रदान किया गया है। तो ये क्या करता है? प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास और अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित या छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। इसको विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया। उसने क्या क्या इसमें शामिल किया? स्वतंत्रता में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। जैसे पूछा जा चुका है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आती है, तो इसको याद रखना है। पूछा जाए 1921 ऐसे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आया है? अपने विचारों को प्रसारित करने का हमें अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी वाक अभिव्यक्ति में आता है। विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, सरकार का इलेक्ट्रॉनिक या मीडिया
जो है उस पर एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन के द्वारा अगर कोई बंद जारी किया जाता है उसके खिलाफ हमें अधिकार है। सरकारी गतिविधियों में की जानकारी का हमें अधिकार है। शांति का अधिकार है। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है। लेकिन हमें हड़ताल का अधिकार नहीं है। और ये जब कूट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे ये पूछा जा चुका है कि शांति का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है, फिर वहीं पे एक ऑप्शन रहेगा कि हड़ताल का अधिकार है। तो इनमें से बताना है कौन से अधिकार हमें आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त हैं। तो हमें प्रदर्शन और विरोध का अधिकार प्राप्त है, लेकिन हड़ताल का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद राज्य वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कौन से प्रतिबंध लगा सकता है, उनकी बात करते हैं। अगर देश की एकता संप्रभुता प्रभावित हो रही, राज्य की सुरक्षा का मामला है, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध बनाए रखने की बात है, नैतिकता की स्थापना की बात है, या न्यायालय की अवमानना हो रही है उससे, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपकी किसी अपराध में संलिप्तता है तो भी आपकी वाक अभिव्यक्ति पर स्वतंत्र प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा 19B में हमें क्या मिला हुआ है? शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी बिना हथियार के हम शांतिपूर्वक संगठित हो सकते हैं, इसका अधिकार हमें प्राप्त है। सार्वजनिक बैठकों में हम भाग ले सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बिना हथियार के हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऐसा नहीं है कि आप सार्वजनिक शांति को भंग कर दें, उस कंडीशन में आपको ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। इसमें प्रतिबंध किस आधार पर लगाया गया है? वही जो भारत की एकता और अखंडता की बात की गई, या कोई सार्वजनिक आदेश है, या संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रित करने की वजह से आपके सम्मेलन को रोका जा सकता है। इसके अलावा आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 लागू है अगर, तो भी रोका जा सकता है आपके सम्मेलन को। मानव जीवन के लिए खतरा है कोई, तो भी रोका जा सकता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का जो संगठन होता है वो गैर कानूनी हो सकता है, ये बात भी इसमें बताई गई है। तीसरा जो अधिकार हमें 19 के तहत मिला हुआ है आर्टिकल, वो क्या है? संगम या संघ बनाने का अधिकार। तो सभी नागरिक जो है वो सभा, संघ या सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। ये अधिकार हमें 19C प्रदान करता है। इसमें हम राजनीतिक दल बना सकते हैं, कंपनी, साझा समितियां, क्लब संगठन, व्यापार संगठन, ये सब बना सकते हैं। इसके अलावा उनका बना ही नहीं सकते, उनका संचालन भी कर सकते हैं, इसका भी अधिकार हमें दिया गया है। इसमें भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। किस आधार पर? वही भारत की एकता संप्रभुता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, कोई सार्वजनिक आदेश या नैतिकता ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक बात इसमें और स्पष्ट की गई है कि संगम या संघ बनाने का अधिकार हमें है, लेकिन किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसको स्वीकारोक्ति प्राप्त हो। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जो श्रम संगठन हैं इनको मोलभाव करने, हड़ताल करने, तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि श्रम संगठनों को मोलभाव, हड़ताल और तालाबंदी, 3 और चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ी इसमें। इसके बाद 19D की बात करते हैं। इसमें आबाद संचरण की स्वतंत्रता दी गई है, यानी हम देश के किसी भी हिस्से में आबाद रूप से जा सकते हैं। तो ये अधिकार किस बात पर बल देता है और ये किसके लिए है? भारत के सभी नागरिकों के लिए है। राष्ट्रीय सोच को ये बढ़ावा देता है, इसका उद्देश्य यही है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाने के 2 कारण हैं। एक तो आम लोगों का हित, दूसरा
किसी अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा का हित हो सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को रोका जाता है। किस लिए? ताकि जनजातीय क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजाति प्रावधान है वो प्रभावित ना हो, इसलिए प्रतिबंधित किया जाता है और उनके शोषण को रोकने के लिए। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि किसी वैश्या के संचरण के अधिकार को भी सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है उसके संचरण को। और बंबई हाई कोर्ट ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को भी वैध बताया। संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं। कौन से? आंतरिक यानी देश में निर्बाध संचरण, और दूसरा बाह्य यानी देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। तो जो आर्टिकल 19 है उसमें केवल पहली बात की गई है, देश में संचरण की बात की, जबकि दूसरी जो देश के बाहर घूमने की बात है ये आर्टिकल 21 में कही गई, जहाँ हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसके बाद में निवास के अधिकार की बात करते हैं, जो 19E में हमें प्रदान किया गया है। ये क्या कहता है कि देश के किसी भी हिस्से में हम रह सकते हैं। इसमें तात्पर्य क्या है? अस्थायी रूप से रहना, और दूसरा वहाँ पर घर बनाना या स्थायी रूप से रहना। निवास के अधिकार से यह तात्पर्य है। इस पर भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। कौन से दो आधार हैं जिन पर प्रतिबंध लगा सकता है? विशेष रूप से आम लोगों के हित में, दूसरा अनुसूचित जनजातियों के हित में। और वही रीजन जो भी पहले हमने पढ़ा था कि जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृत, भाषा, रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि उनके जो अपनी संस्कृत है उसको बनाए रखें, रीति रिवाज, नियम, ये सब बनाने का उनको अधिकार है जनजातियों को। तो उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया। वो कौन से थे? वैश्या या पेशेवर अपराधी। तो इनसे क्या स्पष्ट है कि जो निवास का अधिकार है एवं घूमने का अधिकार का कुछ विस्तार भी किया, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ई के बाद में 19F आना चाहिए, लेकिन F को यहाँ पे हटा दिया गया, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है 44वें अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। और अगला हमारा आता है 19G। इसमें व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता प्रदान की गई, अर्थात सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, कोई भी पेशा अपनाने, व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि इसमें भी राज्य सार्वजनिक हित में जो उचित प्रतिबंध हैं वो लगा सकता है। क्या है? किसी पेशे, कोई पेशा है या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है राज्य। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है राज्य। तो इस तरीके से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय पर अपना एकाधिकार लगाता है, तो जो व्यक्ति प्रतियोगिता में आते हैं उनके लिए राज्य अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराए, ये आवश्यक उसके लिए नहीं है। ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय, विस्फोटक, औषधियाँ, केमिकल इत्यादि। राज्य इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। तो ये हमने आर्टिकल 19 तक पढ़ा मूल अधिकारों को। इसके आगे आर्टिकल हम लोग मूल अधिकारों के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।